सर ये डीले इन मैरिज एंड डीले इन मैरिज तो आपने बताया था, और डिनायल इन मैरिज सेम ही बात है। नहीं, डिनाइल सर का ये मतलब स्लिप। होता है, डिनाइल का मतलब होता है कि मना जी। कर रही है कुंडली। कुंडली अच्छा। बता रही है कि जी। अगर आप नहीं बात को स्वीकार करेंगे, जो कि डिले जी। का केस है, वो डिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी केस जो भी डिले का जी। होता है, वो डिनाइल जी। में कन्वर्ट कुछ कंडीशंस में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जी। कि अगर लगन का स्वामी के जी। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, हालात जी। अच्छे नहीं का मेरा यहाँ पे तात्पर्य कमजोर होने से नहीं है, बल्कि जी। उसके जिद्दी स्वभाव को लेकर के है। तो यदि लगन ऐसी स्थिति में बैठ जाए जब व्यक्ति विशेष रूप से हठी हो जाए, हठी का मतलब अगर वो जिद पकड़ के बैठ गया तो पकड़ करके ही बैठ जाता है, और ये जिद ज्यादा बलवती होने के चांस जब हो जाते हैं जब सूर्य और शनि एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। सूर्य और शनि का एक ही भाव में आ जाना और बहुत कम डिग्रियों के डिफरेंस पर बैठना। दूसरा, यदि सूर्य और शनि लगभग लगभग बराबर अंशों में, बराबर अंशों का मतलब है लगभग 3 डिग्री के डिफरेंस के अंदर, तो ये भी डिनाइल के अंदर योग परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब, जब भी सूर्य शनि एक साथ होंगे तो ऐसे में शुक्र बहुत अच्छे हालात में नहीं होता, तो वो डिनाइल में चला जाता है। कई बार लोग गलत बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ लोग ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन करने से उनकी उम्र धीरे धीरे निकल जाती, और जब तक उनकी आंखें खुलती हैं उम्र लगभग लगभग जाने को हो जाती, और उस समय उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता, तो डिनाइल है। डिनाइल हम कब माने, कब उम्मीद छोड़ दें? हम 48 वर्ष की आयु तक उम्मीद बना के रख सकते हैं, क्योंकि कुल, कुल मैंने खानदान, खानदान की उन्नति का कारक ग्रह केतु होता है, और केतु लास्ट समय जो है वो 48 केतु का समय, यानी 48 वर्ष की आयु तक उम्मीद की जानी चाहिए। यानी कि जब दशाओं को देखा जाना चाहिए, जब तक उम्मीद रखनी चाहिए जब तक, पर 48 वर्ष की आयु निकल जाने के बाद बहुत रेयर चांस बन जाते हैं। डिले मैरिज के लिए सबसे बेस्ट समय है 42 से 43वां साल। अगर कोई व्यक्ति 40 साल का हो गया, 41 साल का हो गया, उसे आप ये समझाइए ये 42 से 43 तेरा लास्ट है, उसके बाद 48 आएगा। 48 की इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं होती जितनी की 42वें में और 43वें में दम है विवाह को कराने का। क्योंकि लोग कभी कभी इतने गुण जीवन साथी में देखना चाहते हैं जितने आकाश में तारे। आपके प्रेम की कितनी एज है? और ये जो चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा, विवाह के बारे में जो कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ही जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। अगर ऐसा नहीं होता हो
तो हम नवमांश कुंडली से जीवन साथी के बारे में कैसे बताने में सक्षम हो जाते हैं? सोचने वाली बात है। और कुंडली में बड़ी सटीकता से ये चीज आ जाती है। इसका मतलब तो ये प्री फिक्स्ड मामला है, यानी कि पहले से ही फिक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने नौजवान बच्चों को समझाना चाहिए, जिनके दिमाग में बॉलीवुड फिल्म देख करके ये आता है कि जो माँ बाप चुनेंगे वो गलत चुनेंगे, और जो हम चुनेंगे जो बेहतर चुनेंगे। ये ऐसा वहम उनको होता है। आफ्टर 10 years, मैरिज के 10 साल के बाद लव मैरिज वाले और अरेंज मैरिज वाले सारे एक ही सीट पे बैठ जाते हैं। मतलब कोई पता नहीं चलता कि इनकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज वाला बताना भी अच्छा नहीं महसूस करता कि हमने लव मैरिज की। सिर्फ एक महिला होती है जो ये बात को बताती फिरती कि हमने लव मैरिज की थी, क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं हो जाता है कि ये सब जगह बताता फिरता होगा, मैं बहुत दुखी हूँ। तो लोगों को बता दो कि चुना हुआ इसका ही है मामला, ऐसा नहीं कि कोई और जिम्मेवार नहीं था। तो पक्का करती रहती है वो। तो हर जगह उसकी पोल खोलती रहती है, और आदमी चुप रहता है कि ऐसी बातें ना बताई जाएं तो ज्यादा बेटर है। प्रताप जी एग्री कर रहे हैं, प्रताप जी भी बताएंगे नहीं कि जो है क्या मामला है। तो ये कोई फिर प्रशंसा का विषय रह नहीं जाता, ठीक है ना। तो इसलिए लोगों की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। उन्हें बताओ कि अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। आपकी किस्मत नवम भाव से देखी जाती है, और किस्मत से फायदा मिला कि नहीं मिला, यानी कि आपको की इच्छा पूर्ति हुई कि नहीं हुई, नवम से जब 11वां गिनेंगे तो 7वां आता है। अर्थात जब भाग्य जागता है तो अच्छा जीवन साथी मिलता है। फिर से क्लियर कर रहा हूं, भाग्य जागता है तो अच्छा जीवन साथी मिलता है, और नहीं तो गलत जीवन साथी मिलने से सो भी जाता है। शादी जरूर करनी चाहिए। अगर किस्मत अच्छी हुई तो जिंदगी अच्छी कट जाएगी, और नहीं हुई तो बंदा कभी तो अच्छा बन ही जाएगा। तो ये जो लोगों में जिद होती है कि साहब हम खुद ढूंढेंगे, खुद देखेंगे और इंटरव्यू लेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक कपल मेरे पास आया, पुराना कपल। पुराने का मतलब है वो शादी से पहले भी मुझे जानता था। आए तो मुझे तो मालूम था। तो लड़की टीचर है, लड़का एक दुकानदार है। इस सीन में क्या है कि लड़का कम पढ़ा लिखा है और लड़की काफी पढ़ी लिखी है। तो कोई चर्चा चल रही थी, तो मुझसे तो उम्र में बहुत छोटे हैं। मैंने लड़की को हड़काते हुए बोला कि तूने शादी से पहले इसका इंटरव्यू नहीं लिया क्या? जब तो तुम लव मैरिज करने में लगे पड़े थे, एक बार इंटरव्यू तो ले लिया होता इस बंदे का। तो कहती थी ये हर चीज की हाँ 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 करता रहा, और इसने मेरे को बेवकूफ बना दिया। तो मैंने कहा ये तो फिर ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। तो ऐसी सीन उनके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है। तो मेरा ये मानना है, शादी से पहले लड़का और लड़की अपना बेस्ट दिखाते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है, अपना व्यवहार बड़ा अच्छा दिखाते हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। और शादी के बाद होने के बाद सीन बिल्कुल पलट जाता है, और उस पलटने का ही दुष्परिणाम होता है कि दोनों को तगड़े वाला शॉक लगता है कि ये क्या हो गया। इसलिए लव मैरिज में जो झटका लगता है वो ज्यादा तेज लगता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दूसरे दोनों एक दूसरे को समझने का दावा कर रहे होते हैं। पर 1 साल के बाद जब रंग उतरता है ना, जैसे रंगा हुआ सियार होता है, जब उसको पानी से धोया जाता है तो अंदर से कुछ और निकलता है। तो 1 साल के बाद विवाह के रंगे सियार जब बाहर निकलते हैं
तो शॉक लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो हमें पता ही नहीं था। और कोई बात नहीं। अच्छा, अभी किसी ने लिखा है किसी ने एंगेजमेंट के बारे में पूछा था। हाँ जी, मैंने पूछा था। किसने? मंगेश, मैंने। हाँ, मंगेश जी ने। तीसरे, देखिए मंगेश जी, काम त्रिकोण जो है का पहला जो भाव है वो तीसरा भाव है। जो एंगेजमेंट है हमारे सनातन धर्म में, उसका महत्व तो इतना है कि ये माना जाता है कि अब लड़का और लड़की ने रिंग पहना दी है, या उनके परिवारों ने उसको पक्का कर दिया है, और लोकल रस्म रिवाज, यानी जो वहाँ की लोकल रस्म रिवाज होती है उसको परफॉर्म कर दिया है। सुपारी के गणेश जी बना करके गणपति जी पूजन हो गया है, और वहां पर लड़के के द्वारा लड़की के द्वारा संकल्प हो गया है कि ठीक है भाई, हम विवाह करने जा रहे हैं। वहां पे तारीख सुनिश्चित हो जाती है, एक दूसरे को बधाई दे दी जाती है, वो एंगेजमेंट कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि आज के बाद से लड़का लड़की कहीं और दिमाग नहीं घुमाएंगे, ना ही परिवार वाले वाले अन्य किसी रिश्ते के बारे में सोच विचार करेंगे, वो मामला पक्का हो गया। तो एक प्रकार से एंगेजमेंट मैरिज के पक्के होने की उद्घोषणा है। ये कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है। ठीक। अब कुछ लोगों के साथ जीवन में अक्सर समस्या आ जाती है कि एंगेजमेंट होकर के टूट जाती जी, सही। है, और कईयों के साथ तो ये घटना 2 बार 3 बार तक रिपीट हो जाती है। हाँ। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन सा ग्रह होता है जो तोड़ने की ज्यादा संभावनाओं को बताता है? तो आप जान के हैरान होंगे, शुभ ग्रह सगाई को तोड़ने की संभावना बढ़ा देता है। ओह। जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि बुध, जैसे कि शुक्र, जिन्हें हम शुभ ग्रह मानते हैं। परंतु जिन्हें हम पाप ग्रह मानते हैं, जैसे राहु, मंगल, शनि, ये हम पाप ग्रह मानते हैं। इनके यहाँ बैठने से इनके यहाँ बैठने से सगाई टूटने की संभावना कम हो जाती है। अब दूसरा एक कारण है, तीसरे भाव का स्वामी। अगर तीसरे भाव का स्वामी अपने से चौथे बैठा है, यानी कि छठे भाव में, अपने से छठा बैठा है यानी कि 8वें भाव में, अपने से 8वां बैठा है यानी कि 10वें भाव में, या अपने से 12वां बैठा है यानी कि दूसरे भाव में। यानी कि चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, यानी थर्ड का लॉर्ड। और थर्ड का लॉर्ड आप जब भी देखें जब तीसरे भाव में कोई ग्रह ना हो, तो ये संभावनाओं को बढ़ा देता है। जी। अक्सर झगड़ा फसाद, विवाह से पूर्व, या पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल यस सा सर। कंसेप्ट है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन वो शादी टूटी कहीं के मतलब वो मैरिज कहीं की कंसीडर होगी, नहीं होगी? मंगेश जी, बिल्कुल नहीं होती है। कई बार कि देखो, ज्योतिषी के ऊपर, बेचारे के ऊपर बड़ा भारी दबाव होता है समाज में, कि उसको बेचारे की मानसिक दशा का भी ख्याल रखना होता है। सही ठीक बात। है, कई बार खुल करके ज्योतिषाचार्य नहीं बोल पाता कि तेरे 2 शादियों का योग बनता है, तो डरता डरता बोलता है।
तो वो कह देते कि और लड़की के केस में तो मामला और सीवियर हो जाता है। गांव देहात में तो पिटाई होने की भी संभावना हो जाती है कि साहब आपने कैसे कह दिए, कैसे बता दिया कि हमारी लड़की के 2 विवाह होंगे। समझे? तो उसको कह देता है भाई कोई सगाई सुगुई भी टूट जाए तो मान लेना कि दूसरा एक विवाह होके खत्म हो गया। हाँ, तो मतलब तो फिर वो हमें सेवंथ लॉर्ड का फिर नेक्स्ट, मानो पहली सगाई टूट गई, सेवंथ लॉ सेवंथ लॉर्ड। सेवंथ को फर्स्ट मैरिज ही मानना है, थर्ड हाँ, को हाउस ऑफ एंगेजमेंट मानना ओके। ये लगन चार्ट में पहली देखना है ना? है। जी जी जी। D1 में। लगन D1 D1 में। डी- हाँ, तो मानो पहली सगाई टूटी और दूसरी जुड़ गई, तो भी फर्स्ट पहली ही शादी मानी जाएगी। देखिए जो बार बार शादी, सॉरी, सगाई टूटने का योग भी थर्ड हाउस से ही देखा जाए। हम्म, अगर तीसरे भाव में ग्रह भी शुभ बैठा है और थर्ड हाउस का लॉर्ड वही छठे, आठवें, 10वें भाव में और दूसरे भाव में चला गया है तो हो सकता है ये रिपीटिशंस कर दे। दूसरी बात कब रिपीट हो सकता है? अगर तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है और वो वक्री हो। ओके। तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है और वो वक्री हो। एक्सपेक्ट राहु, राहु को छोड़ करके बस, हाँ, मतलब राहु को छोड़ करके, जैसे मंगल बैठा है, मंगल में बताया कि भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मंगल वक्री है तो दिक्कत हो सकती है, वो रिपीट मार देगा, गड़बड़ कर सकता है, तोड़ सकता है। तो कोई भी ग्रह वक्री अगर थर्ड हाउस में होगा तो संभावना बढ़ा देगा। है तो ऐसे लोगों को कहना चाहिए भाई ये शादी से पहले अपना शांति बना के रखें, ज्यादा बतियाने की कोशिश ना करें, बातों ही बातों में बात बिगड़ जाएगी। सर समझ तीसरे गया। का तीसरे में बैठे तो, है जी। तीसरे का तीसरे में बैठे। प्रमोद जी वो फिर भी ठीक माना जाता है, वो फिर भी अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक फिर भी ठीक है, पर कुछ ज्यादा शुभ हो जाए तो ठीक नहीं है। है। अच्छा। जैसे वृष लगन की कुंडली थी एक, और तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा था, उस लड़के की 2 बार शादी टूटी। कारण क्या था कि शुभ ग्रह बहुत पावरफुल हो गया। ऐसे ही कोई शुभ ग्रह ज्यादा शुभता में आ जाए, शुभता मतलब ज्यादा सग्रही हो जाए, उच्च का हो जाए, तो संभावनाओं को बढ़ा देता है। एक हम छोटे बच्चे होते थे, एक हमारी रिश्तेदारी में थे, उनके 3 सगाइयां टूटी। तो उनकी चिट्ठी आती थी कि जब तक फाइनल में शादी की बात ना कह दूं, और जस्ट एक हफ्ते पहले चिट्ठी डालूंगा, किसी को आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उस जमाने में चिट्ठियों का हिसाब किताब होता था। तो उनकी 3 सगाई टूटी। अब तो खैर वो इस संसार में नहीं रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है मामला एंगेजमेंट का। हाँ नरेश जी। सर ये पूछ रहा था, आपने बताया कि शुभ ग्रह चंद्र बुध शुक्र जी ये सब सगाई तोड़ने की संभावना करते हैं। जी। तो ये सारे ग्रह तीसरे भाव में बैठे हो तो संभावना तीसरे, बढ़ाते हैं क्या? तीसरे की, हाँ बस ओनली तीसरे का बताया। और फिर उसको हम सिर्फ सगाई से जोड़ेंगे, शादी से नहीं जोड़ेंगे? ना ना, नहीं बिल्कुल शादी से उसका कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना ये नहीं। ये वो और यहाँ केस पे अगर स्टडी, ये वो केस के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि शादी हुई नहीं है बट सगाई पक्की कर दी गई है, और किसी पारिवारिक आपसी मनमुटाव या कोई लेन देन या कुछ भी संभावना, या लड़का लड़की आपस में लड़ मरे, कुछ भी हो जाता है। आजकल तो लड़का लड़की ज्यादा लड़ते हैं, किसी जमाने में परिवारों में हो जाता था। तो अगर झगड़ा हो जाए और वो आकर के जोश में तोड़ दे शादी, तो उसकी इस बात हो रही है। हाँ डॉक्टर पूनम जी। सर मेरे पास एक कुंडली है, उसमें सर तीसरे भाव में मीन राशि है और जो गुरु है वो 11वें भाव में सर, लेकिन उसकी एंगेजमेंट 2 बार टूटी है सर। और भी कोई फैक्टर्स हैं क्या जो हमें आप कंसीडर करने हैं? गुरु को देखो पूनम जी, गुरु वक्री तो नहीं है। नहीं सर, गुरु वक्री नहीं है जी। नहीं, तीसरे का लॉर्ड जो है, आपने कहा कि वो गुरु है और वो वक्री नहीं है, कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, जी कोई जी। ग्रह बैठा भी नहीं है। तो नहीं आज सर, हमने क्या तीसरे बताया? घर में, तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा नहीं। नहीं, मुझे ये बताइए पूनम जी, क्या गुरु शुभ ग्रह है कि अशुभ ग्रह?
शुभ ग्रह है। तो यही तो चर्चा चल रही है कि बड़ा अटपटा सा सूत्र है ये, कि शुभ ग्रह ही एंगेजमेंट तोड़ने की ताकत रखता है, अशुभ ग्रह नहीं करता। तो इवन सर आपने लोग लव अफेयर भी ब्रेकअप करता है ना काफी बार। है जी। लव अफेयर्स भी ब्रेकअप करता है शुभ ग्रह थर्ड में हो तो। आप रहे हैंड रेज करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन पढ़ बोल रहा है। हाँ सर मंगेश लेकिन जी, आपने थोड़ा ये कैमरा बताया ना। नीचे, तो ऐसे करो आप सॉरी। थोड़ा सा, हाँ ऐसे हाँ ऐसे, हाँ। हाँ सर एक मिनट, अभी ठीक है। सर एक मिनट मैं हाँ बात पूरी कर बस लूं। 1 मिनट, पूनम जी को बोलने दो, सर, पूनम जी। हाँ 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 हाँ, ठीक। सर आपने ये बताया ना कि अगर उसका लॉर्ड अपने से चौथे तक जो भी 6वें 8वें या हाँ जो भी, जी फिर जी, उसमें ये 11वां घर नहीं था, तो इसका हाँ मतलब ये बिल्कुल। तो नहीं है ना कि अगर ये राशि लिस्ट, अच्छे मतलब अच्छे ग्रह लिस्ट की राशि पड़ गई। अच्छे ग्रह की राशि पड़ गई, उसका लॉर्ड जो हमने बताया है उन भाव में अगर नहीं गया, फिर लास्ट संभावना ये है कि हमने ये देखना है कि शुभ ग्रह तो नहीं है। अगर शुभ ग्रह है तो संभावना बनती है, अगर शुभ नहीं है तो फिर संभावना ना के बराबर बने। पॉइंट समझे? तो ये केस तो हो गया ना कि ये हो चुका है। सपोज हमारे पास कोई आया है जिसकी अभी वो पूछने आए देखिए, हैं, तो क्या जब हम इसी बेस पे। नहीं, कभी भी प्रेडिक्ट मत कीजिए एंगेजमेंट। ऑलवेज रिमेम्बर, चाहे बेशक आपको लगे कि टूटेगी। आज भी मेरे पास चंद्रमा तीसरे भाव वाले, बुध वाले और शुक्र वाले खूब आते हैं, बृहस्पति तीसरे वाले आते हैं। मैं बिल्कुल भी उनको प्रेडिक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि प्रेडिक्शन करने से कई बार मानसिक रूप से ये लोग इतने तैयार हो जाते हैं कि खुद ही तोड़ देते हैं ठाके, और सबको कहते हैं हमने फलाने एस्ट्रोलॉजर के कहने पे तोड़ दिया। तो हम लोग ही क्यों इस चीज के जिम्मेवार बने? तोड़ना इन्होंने, करना इन्होंने, हम क्यों अपने उसको ब्लेम अपने ऊपर लें? सिंपल सी बात है। फिर दूसरी बात है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, टूट गई, दो लोगों में आपस में नहीं बनी, बात खत्म, कोई बात नहीं, कोई दूसरा पार्टी देखो आप। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, और ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं, हम तो इतनी बार देखते हैं कि पूछो मत। आम लोगों तक तो बात इतनी पहुंचती नहीं, थैंक यू पर सर। जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं उन तक तो ये सूचना पहले पहुंचती है। क्योंकि जब वो दोबारा आके बैठते हैं, हम कहते हैं क्या रहा, वो तो बात पक्की हो गई थी आपकी, तो सगाई भी हो गई, अब आप दूसरी कुंडली क्यों ले आए? तो कहते हैं वो आचार्य जी क्या करे, वो टूट गई। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, तो उस चक्कर में ना पड़े। ये आपकी अपनी रिसर्च के लिए मैंने बताया है कि अगर आपको ये समझना हो कि भाई क्या हुआ, क्यों हो गया ऐसा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो उसका एक सूत्र समझाने की कोशिश की है। ठीक है। दूसरी बात, बहुत कुछ डिपेंड करता है लग्ना लॉर्ड पर, बहुत कुछ डिपेंड करता है शुक्र की स्ट्रेंथ पर, और बहुत कुछ डिपेंड करता है बुध की स्ट्रेंथ पर। तीन स्ट्रेंथ, तीन चीजों की स्ट्रेंथ ऑलवेज रिमेम्बर इस दोष का निराकरण कर सकती हैं। लगन की स्ट्रेंथ, वीनस की स्ट्रेंथ, और मरकरी की स्ट्रेंथ। शुक्र ताकतवर हो, बुध ताकतवर हो, लगन ताकतवर, अगर ये तीनों ताकतवर हैं, फिर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठा भी है, तो भी उस चीज को डिनाय कर सकता है, यानी कि उस दोष को नहीं आने देगा। आप हमेशा याद रखें, जब आप कुंडली में कोई पॉजिटिव चीज देखते हैं और साथ में ही जब आप कोई नेगेटिव चीज देखते हैं, तो आप इस बात का विश्लेषण जरूर करें कि कुंडली में सकारात्मकता ज्यादा है कि नकारात्मकता ज्यादा है। जिस कुंडली में, बड़ा प्यारा सूत्र बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जिस कुंडली में सकारात्मकता ज्यादा हो, उस कुंडली में अगर नकारात्मकता रखी हुई भी है, जो कि हर एक चार्ट में मिलेगी, आप अगर बेसिक रूप में पढ़ेंगे तो ध्यान रहे नकारात्मकता बहुत कम घटित होगी। अगर किसी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव वाले ग्रह ज्यादा पावरफुल हो गए, सकारात्मक योग भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा सकारात्मक योग ढंग से फलित नहीं होगा। ये बड़ा गहरा सूत्र बता रहा हूं आपको, अनुभव के आधार पर।
इसीलिए जब कुछ कुंडलियां अच्छे लेवल की होती हैं, उनकी बुरी से बुरी दशा चल रही होती है तो भी जीवन बड़ा नॉर्मल सा चल रहा होता है उनका। हम कहते हैं मार्केट की दशा चल रही होती है, कहते हैं जी ये क्या होती है। अगर उसने ये प्रश्न उठा दिया कि ये क्या होती है, तो इसका मतलब इसको पट्टे को भी कोई परेशानी नहीं आई है। कोई नहीं। नहीं तो वो शक्ल बना करके आता है एक अलग सी, और आप खोलते हैं जैसे ही कि अरे ये तो मारक दशा चल रही है, तो मारक शब्द तो उसके चेहरे पे लिखा होता है कि ये मारक दशा से चल रहा है। समझे कि नहीं बात? तो उस कुंडलियों में जब ही ये घटना घटित होगी जब उस कुंडली में सकारात्मक लेवल ज्यादा है। जिन कुंडलियों में नकारात्मकता लेवल होगा, छोटी छोटी परतंत्र दशाएं भी उन्हें बड़ी तंग करती। एक छोटे से परतंत्र दशाएं आ जाए जो नेगेटिव हो, वो भी उन्हें तंग कर लेती है। और हम कहते हैं हाँ हाँ मार्केश का परतंत्र चल रहा है ना, और उनके साथ वो घटना बिल्कुल घट रही होती है जैसे कोई अंतर दशा रिजल्ट दिखा रही है। इस तरह से दशाएं रिजल्ट दिखा रही होती है। और अच्छी स्ट्रॉन्ग कुंडली में लॉस की दशा भी लॉस नहीं कर रही होती है। इसीलिए कहते हैं सक्षम आदमी जो होता है या सक्षम जो पुरुष होता है, वो हर विषम परिस्थिति को जीत लेता है। कमजोर व्यक्ति अनुकूल स्थितियों में भी कई बार सरवाइव नहीं कर पाता। तो कमजोरी चाहे शरीर की हो, कमजोरी चाहे मन की हो, कमजोरी चाहे आत्मा की हो, ये तीनों ही चीजें इंसान को बहुत मारती हैं, और छोटी से छोटी चीज भी उसे बड़ा डेंट मारने में कामयाब हो जाती है। मजबूत आदमी को चोट लग जाओ फर्क ही नहीं पड़ता उसको, वो फटाफट खड़ा होकर एकदम तैयार हो जाएगा एकदम। और कमजोर आदमी को बेचारे को जरा सी टक्कर मार दो, बेचारे के हड्डियां पसलियां साइड में हो जाएंगी। तो कमजोरी चाहे कुंडली में हो चाहे इंसान में हो, दिक्कत बहुत ज्यादा कर जाती है। इसलिए ये जरूर चेक करा। जैसे एक कुंडली आज आज मेरे पास आई, बहुत ही सुंदर गज केसरी योग बना हुआ था, नवम भाव के अंदर चंद्र और बृहस्पति बहुत ही सुंदर बना हुआ था। देख के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। दो तीन नेगेटिव योग भी थे कुंडली में, पर उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव उसका ना के बराबर, पॉजिटिव प्रभाव बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। 10-12 लाख रुपए महीने की सैलरी भी थी, और सब चीज की परमेश्वर की मौज थी। तो आप जान के हैरान होंगे कि जो उनका शादी का ग्रह जो डिले दिखा रहा था, वो उसने भी शादी ढंग से टाइम पे करा दी थी। अब वो तो हमारा अनुभव था कि भाई ठीक है, जिसके ऐसा योग फलित हो रहा है उसकी शादी लेट नहीं होती है, तो नहीं फंसे, नहीं तो फंस जाते अगर सप्तम भाव पे अटक जाते कि सप्तम भाव में गड़बड़ है। और आप हैरान होंगे, सप्तम भाव का स्वामी गड़बड़ होते हुए भी कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था। कोई तो इसलिए कुंडली की सकारात्मकता, अच्छे सकारात्मक कॉम्बिनेशंस कुंडली के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर देते हैं। जैसे कि लगन पर बैठा हुआ गुरु, वैदिक ज्योतिष में लिखा जाता है कि लगन स्थान पर बैठा हुआ गुरु कुंडली के 1000 दोष समाप्त कर देता है। यानी कि ऋषि कहना चाह रहे हैं कि अगर लगन स्थान में बृहस्पति पावरफुल बैठे हुए हैं और कुंडली में अगर कई सारे दोष भी हैं, तो दोष को नहीं मानना, मतलब वो नगण्य हो जाए, उनका प्रभाव शून्य बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हमारे शास्त्र तो बताता है कि आपको कुंडली जब देखनी है तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब किसी व्यक्ति के लगन स्थान पर शनि बैठा हो, अब शनि जब लगन पर बैठेगा तो ऑटोमेटिक है कि नकारात्मक प्रभाव उसके चार्ट में बढ़ गया। आपको ऐसा मानना चाहिए कि चार्ट में नकारात्मक प्रभाव बढ़ गया। वो बहुत छोटी छोटी बातों को भी ऑब्जर्व करे,
और वो अच्छी दिखने वाली कुंडली में भी बहुत ज्यादा जीवन में पीड़ित अवस्था का मिलेगा। क्यों? क्योंकि लगन ही डिस्टर्ब कर दिया है। लगन पर ही एक ऐसा प्लेनेट आकर के बैठ गया जिसने डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। ध्यान रखिएगा, पहला भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और नौवां भाव, 1, 5, 7 और 9, ये 4 भाव हाईली सेंसिटिव हैं। हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव का मतलब क्या है? इनका इन भावों पर पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव अगर पॉजिटिव पड़ रहा है तो कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव पड़ रहा है तो ज्यादा नेगेटिव। मतलब जो चीज होगा वो एक्सीलरेट हो जाती है। अगर पॉजिटिव है, जैसे मैंने कहा कि नवम भाव में गजकेसरी योग बना, तो एकदम एक्सीलरेट करे। अगर ऐसे ही इन भावों में कोई नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा तो वो भी एक्सीलरेट हो जाएगा। अब देखो, सेंसिटिव भाव तो चौथा होना चाहिए, मन का भाव है, पर वहां पे राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, इन ग्रहों के बैठने के बावजूद भी उसके व्यक्ति के पास लग्जरी वगैरह, ये जमीन जायदाद मकान वान बहुत होता है, और कोई गारंटी नहीं कि भाई साहब ये तो परेशान रहेगा ही रहेगा। परंतु अगर वही ग्रह जो उल्टे सीधे सप्तम में बिठा के देखो, फिर उससे पूछो उसके जीवन में क्या चल रहा है, मतलब तुरंत वो जो है उसको परेशानी में डाल देंगे। क्योंकि लगन पर बैठने वाला ग्रह, सप्तम पर बैठने वाला ग्रह, ये 2 भाव तो ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट बुद्धि से संबंध, और बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ असर हमारे फैसलों के लिए जिम्मेवार है। हाँ चारू जी, आज नेट में गड़बड़ शुरू हो गई। हाँ बोलिए। आपके इधर नेट का इश्यू चल रहा है सर। हाँ, प्रणाम गुरुजी। जैसे आपने गुरुजी ये बताया था कि शनि और रवि की अगर युति होती है तो ये शादी में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो ये किसी पर्टिकुलर भाव में होती है या फिर कुंडली में होनी चाहिए तो इससे शुक्र खराब हो चारू जाता जी, है? किसी भी भाव में ये इकट्ठे हो जाए शुभ नहीं माना जाता। किसी भी भाव में अच्छा। इकट्ठे होने पर शुभ नहीं माना जाता, और डिग्री वाइज ये जितने नियर आते चले जाएंगे उतना ही मामला गड़बड़ाता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक दूसरी शुक्र चीज, 12वें में हो तो भी। हाँ, कहीं पर भी, कहीं पर फिर शुक्र बैठा हो। जी बोलिए चारू जी। अच्छा एक हाँ गुरुजी, एक ये जैसे आपने मैरिज के टाइमिंग के बारे में जब एक बात बताई थी, तो आपने जी। एक स्टेटमेंट ये भी कहा था, शायद मैंने ठीक से सुना हो तो, कि केतु या तो जल्दी शादी करा देता है या वो लेट शादी करा देगा, दोनों में हाँ से कोई एक चीज कराता है। ये आपने केतु के लिए कहा था ना? तो केतु किसी जी। का 7th हाउस में अगर बैठा है तो हम ये कह सकते हैं या तो उसकी शादी टाइम पे हो जाए, अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर पहले सपोर्ट नहीं तो कर रहा है तो चारू लेट जी, होगी। सब इसका तरीका ये है कि 7th का लॉर्ड देखो कौन सा ग्रह है, नंबर 1 बात। अच्छा। और फिर देखो कारक, 7th का लॉर्ड कारक, केतु को साइड में रख दो। अगर 7th का लॉर्ड या कारक दोनों में से कोई भी जो बड़े अच्छी प्लेसमेंट वाला है, उसकी उम्र पर शादी होने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा। तो आप कहें कि जो ये केतु है वो उसमें रुकावट नहीं पैदा करे। हम्म। अगर मान लीजिए कि वो कम उम्र आई, कम उम्र का मतलब ये है कि मान लो 25वां वर्ष आ रहा है, मान लो विवाह का, तो केतु वहां बैठा है तो केतु रोकेगा नहीं 25वें साल की शादी को। पॉइंट समझे ना? वो रोकेगा नहीं, वो उसकी ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा। क्योंकि जब मैंने दशा सिस्टम लिखवाया था तो उसमें बताया था केतु भी विवाह करवा के खुश है। राहु की दशा, केतु की दशा, शुक्र की दशा मैंने लिखवाई थी ना आपको। तो राहु हाँ हाँ। के साथ साथ केतु भी जो होता है ये विवाह करवा के खुश रहता है। ये लेट जब ही करेगा जब ये सप्तम भाव का लॉर्ड गड़बड़ हो या कारक गड़बड़, हाँ, अदरवाइज गड़बड़ नहीं। जो आपने हाउसेस लिखवाए थे उसमें जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस में आ गया तो सेकंड हाउस का वह हो गया वैसे फर्स्ट हाउस, तो ये थोड़ा माइनस में चला जाएगा। जी। अच्छा, एक लास्ट चीज और गुरुजी, जैसे हम शादी की बात कर रहे हैं, आजकल ये लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत चलते हैं आजकल, क्यों चल ही रहे हैं काफी टाइम से।
तो अगर कोई ऐसा रिश्ता जिसमें लिव इन रिलेशनशिप रहा हो, फिजिकल इंटीमेसी सब कुछ हो गई है, 10 साल का रिश्ता और वो अचानक से टूट जाए, तो क्या हम उसको शादी मानेंगे फिर? ये मैरिज ही है, ये मैरिज ही है। ये हाँ। मैरिज है। पर जैसे 8 विवाह बताए गए हैं, ये विवाह जो है प्रजापति विवाह या ब्रह्म विवाह की श्रेणी में नहीं आता। अर्थात इसमें ऐसे विवाह में भगवान का, देवी देवताओं का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद शामिल नहीं होता है। तो ऐसे मैरिजेस की कोई म्याद नहीं होती। लिव एंड रिलेशनशिप, मंगेश जी लिख रहे गंधर्व विवाह, नहीं, गंधर्व विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को, और उसमें रियल में प्रेम होता है। गंधर्व विवाह का मतलब है कि गंधर्व कौन होते हैं? जो पहाड़ों में रहने वाले लोग जो वाद्य यंत्र बजाते, बांसुरी बजा रहा है कोई, तबला बजा रहा है कोई, कुछ बजा रहा है, मतलब वहां के, और उनके ही कबीले की कोई लड़की वहां पर खेती कर रही है, फूल चुग रही है, और उस समय में उन लोगों को पसंद आ गए एक दूसरे को। फिर वो लोग उनके माँ बाप के यहाँ पर जाकर के आग्रह करते थे। गंधर्व विवाह का मतलब ये है कि वो आग्रह करते थे, और फिर उसमें पिता कोई शर्त रखता था, और वो लड़का वो शर्त जीता था, तो वो गंधर्व विवाह, क्योंकि दोनों ने सिलेक्ट किया आपस में, जिसमें लड़की भी यस कहती थी कि हाँ भाई मुझे इससे शादी करनी है। ये गंधर्व विवाह है। इसमें छिप छिपा के कुछ नहीं होता गंधर्व विवाह में, ये मैं बता दूं, सब कुछ ओपन है। यानी माँ बाप भी शामिल रहते हैं, समाज शामिल रहता है, पूरी सोसाइटी के सामने विवाह होता है। तो गंधर्व विवाह तो गंधर्वों का विवाह। गंधर्व लोग जो है गायन के अंदर, मतलब गाने के मामले में, बजाने के मामले में बहुत अच्छे माने जाते हैं, मतलब ये आर्टिस्टिक लोग माने जाते हैं। तो गंधर्व विवाह का मतलब ये है कि कहीं पर भी रास्ते में मिला कोई और हमें पसंद आया, और फिर हमने बात आगे, जिसमें दोनों पार्टी एग्री। अब इसमें दोनों पार्टी तो एग्री हैं, परंतु ये सारे काम जो हो रहे हैं छिप छिपा के। एक तरह से एक विवाह एक होता है हाउस। जिसका नाम है प्रेत विवाह। इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप, आज भी जमाना कितना भी आगे आ गया हो, सभी लोग छुप करके ही ये सारे जो है चीजें होती हैं, और पल्ली माँ बाप के और उसमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं हो। ये बाहर विदेशों में तो जरूर पॉसिबल है, इंडिया में आज भी इस चीज को बुरा माना जाता है। ठीक है, तो हम इसे विवाह की श्रेणी में ही ऐसे रखते में हैं। फिर बट ये विवाह, ठीक है। कोई बेशक कानून ने इसको पास कर दिया है, पर इसका जो हमारे संस्कारों में इसको कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसके विषय में कहा जाता है ऐसे विवाह की लॉन्जेविटी अपने आप में ही डाउटफुल। अब वो टूट गई हाँ जी। तो टूटने को तो मान के चलते हैं कि 99% चांस है टूटने के ऐसे विवाह के। ये पूरे लॉन्ग टर्म तक चल ही नहीं पाते। तो अगर ये टूट गई तो इसको हम ये समझेंगे कि पहली शादी खत्म हो गई, हम ये कह ही सकते हैं फिर हाँ, तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये जस्ट लाइक मैरिज है, और इसको ठीक है। मैरिज से ही जोड़ना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। हाँ लीना जी। सर जैसे आपने अभी बताया कि एंगेजमेंट टूटने के जो योग हैं, क्या किसी योग से ऐसे पता चल जाएगा कि कितनी एंगेजमेंट किसी की टूटेगी? ना, बिल्कुल, ये सिर्फ आइडिया एक हम लगा लेते हैं सिर्फ कि एक है, टूटेगी। नहीं, इसकी कोई क्लियर कोई वो योग नहीं बनते कि मैं ठीक आपको है सर। सूत्र के रूप में। और सर जैसे डिले इन मैरिज है, तो सॉरी, डिनायल ऑफ मैरिज के तो आपने मुझे सभी को बता दिए। तो डिले इन मैरिज जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सेवंथ लॉर्ड पीड़ित हो जाए और ये सब चीजें, तो उससे डिले इन मैरिज हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ कृष्ण शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी बात हुई थी सूर्य शनि की भी, फिर बीच में सप्तम में केतु की भी बात आई, तो मुझे एक चार्ट याद आ गया सर। उसमें सूर्य शनि दोनों 12वें घर में बैठे हैं। ठीक है कन्या लगन है सर जी। लग्नेश द्वादश में है। सूर्य शनि भी, शनि द्वादश 12th लॉर्ड भी है सर। ठीक है। सप्तम में सर राहु है, वो सॉरी ठीक है। केतु है। ठीक है। और सप्तम में गुरु हो गया सर। मीन राशि सप्तम भाव में पड़ी, गुरु है वहां पे। गुरु उच्च का 11वें घर में बैठा है। नहीं, प्रश्न क्या है? सर प्रश्न है, कोई अभी 46 एज हो गई, मैरिज नहीं हुई ठीक है। सर।
कारक ग्रह शुक्र सर मूल त्रिकोण राशि का है, शुक्र ठीक अच्छा है, है सर। ठीक है, सप्तमेश उच्च का बैठा हुआ है, बिल्कुल और गुरु की दशा चल रही है सर, जो बिल्कुल 2024 में खत्म, मतलब 24 में गुरु में राहु आएगा अब सर 24 में। बिल्कुल। तो सर अब क्या इसमें हम ये कह सकते हैं, जो गुरु में राहु आएगा तो जो राहु है वो सप्तम पे आ रहा है, यानी केतु पे आ रहा है, और दशा भी चल रही है सर, तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि मैरिज हो सकती है सर। लेकिन कृष्ण वो जी, जो लगन सूर्य सबसे शनि वाला पहले जो, आज की क्लास से ही आरंभ कर रहा हूँ। जी मैंने कहा लगन का लॉर्ड जी अगर ऐसी जगह बैठ जाए जो इंसान को जिद्दी बना दे, जी लगन का स्वामी तीसरे में, लगन का स्वामी छठे में, लगन का स्वामी आठवें में, लगन का स्वामी 12वें। हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, साथ में उसको ये लगता है कि जितना मैं इंटेलिजेंट हूं, जिस लेवल पे जाकर के मैं सोचता हूं, दूसरा अन्य कोई समझ भी नहीं पाएगा। मतलब वो अपने आप को बहुत ऊपर लेवल पे ले जाकर के सोचते हैं। नो डाउट वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेलिजेंट नहीं होते। समस्या ये होती है कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, और वो शादी जैसे निर्णय टाइम पर कभी नहीं ले पाते। आज जिन लोगों की कुंडलियों में भी लगने से इन स्थानों पे बैठा होता है, अगर आप विवाह उनके भरोसे पे छोड़ दोगे, जा भाई तेरा मन करे जब कर लियो, तो फिर वो तो डिले का केस तो बहुत बड़ा बन जाता है। यानी वो 36 साल, 39 साल, 40 साल बड़ा इजीली पार कर जाते हैं लोग, क्योंकि 30 की आयु तक तो ये सोच पाते हैं कि हमने विवाह करना है कि नहीं करना है। मतलब इनके दिमाग में इस लेवल तक कंफ्यूजन बन जाता है। और फिर अगर सूर्य शनि साथ बैठ जाए, तो मैंने तो कहा ही है, अभी बताया ही है, डिग्री वाइज जितना नजदीक आएंगे उतना ही वो डिनायल के उसमें कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, कि वो और जितने नजदीक डिग्री आ जाए तो डिनायल मोड पे जाते देर नहीं लगती है। तीसरी बात, सूर्य शनि जब साथ बैठ जाएं, शुक्र कितना भी पावरफुल क्यों ना हो देखने में, वो अंदरूनी रूप से कमजोर होता है। यानी उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो किसी भी परिस्थिति को पार करके विवाह कर ही ले। आप देखें कुछ लोग विवाह के लिए इतनी बड़ी फाइट लड़ते हैं, अपना जीवन जोखिम में डाल देते हैं, और बहुत सारे लोगों से लड़ मरते हैं, मुकाबला कर लेते हैं। किस चीज के लिए जी? विवाह के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल फैसला तक नहीं कर पाते। तो जो ये फैसला नहीं कर पाना है, इसको एक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं, जो कि लग्नेश के 3, 6, 8, 12 में होने से होती है। पर हाँ, कुछ लोग इस बात का बड़ा बुरा मानते हैं। अगर आप सामने कह दो जी आपका लग्नेश 8वें में है या 12वें में है, तो आपके साथ ये चैलेंज है, तो वो मानेंगे नहीं, बल्कि आपको ही कह देंगे साहब आप ज्योतिषी अच्छे नहीं। कुल मिला के बात ये है। तो उनका जो एक फिलोसफी है कि कसूर तो सामने वाले का ही, कसूर तो सामने वाले का ही है, हमारा कोई कसूर है ही नहीं, क्योंकि वो हो ही सकता ही नहीं। तो वो उस फिलॉसफी से चलते हैं। मेरे पास कल भी एक सज्जन आए थे जिनका बेटे का लग्नेश 12वें में था। कि कृष्ण जी ने बात रखी तो मैं बता रहा हूं, और वो इतने परेशान थे, और बच्चा बहुत हाईली इंटेलिजेंट, बहुत सुंदर बच्चा भी था, उन्होंने तस्वीर भी दिखाई, नो डाउट, सो यंग सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे भी बड़ा वो लगा कि यार बच्चा देख कहाँ फंसा हुआ है। और वो कहता जी खबरदार किसी ने मेरे लिए लड़की ढूंढी तो, लड़की तो मैं ही ढूंढूंगा। घर वाले कह रहे हैं भाई 34 साल तो हो गए तेरा इंतजार करते करते, ना तू हमें करने दे रहा, ना तू खुद करके दे रहा। तो मैं उनको भी यही समझा रहा था कि ये बच्चा थोड़ा सा जिद्दी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा जी थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा है। मैं तो शर्म करके बोल रहा था अभी थोड़ा सा ही बताओ, पर उन्होंने कहा नहीं कुछ ज्यादा ही जिद्दी। तो वो डिले के पीछे ना ये कारण बहुत बड़ा मैंने अक्सर देखा है, लगन के लॉर्ड का इन भाव में बैठना। दूसरे लोग क्या करते हैं कि जो
जिनका लग्नेश अन्य स्थानों पर होता है, जैसे मैं आपको बताऊं लगन का लॉर्ड चौथे में, बेशक इनकी शादी लेट लेट हो सकती है, लेट तो किसी की भी हो सकती है, ये मैं बता दूं, लेट तो किसी के वाले की भी हो सकती है, पर इनका बिल्कुल माइंड क्लियर रहता है कि एक उम्र आई नहीं, उम्र के बाद ये बोलना शुरू कर देते जी कर दो कर दो। अब ना हो वो एक अलग बात है, पर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, और इनकी कोई ज्यादा डिमांड भी नहीं रहती कि वो कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए। बस उनके हिसाब से 2-4 पॉइंट मिल जाए, बस उसी में ही वो कहते हैं जी चलो आगे बढ़ाओ। तो ये जितना लगन का लॉर्ड ठीक भाव में बैठेगा, अच्छे भाव में बैठेगा, उतने ज्यादा जल्दी चांस होते हैं डिसीजन लेने के। कई सर ये बार क्या 6 होता है जी, 6 8 12 जो लगन लॉर्ड पहुंच जाता है, साथ में अगर वो चंद्र तीन तीन भी शामिल करना है, लगन का 3, लॉर्ड तीसरे में, छठे में, 8वें में, 12वें में। सर चंद्रमा भी लगन में हो तो ये प्रॉमिस और डबल हो जाता है, फिर तो वो चंद्रमा से भी हो गया, लगन से भी हो गया, अगर हाँ, ये कह सकते हैं सर। चंद्रमा को लगन में विवाह का देरी का कारक नहीं कह सकते जी किसी भी सूरत में। कारण क्या था, भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली में भी लगन पे ही बैठे हैं चंद्रमा, और मेरे पास बहुत कुंडलियां हैं ऐसी जिनका चंद्रमा, और फिर लॉजिक नहीं बनता कोई चंद्रमा को हम डिले का कारक बता, सर किसी भी नहीं, प्रकार से सर लॉजिक मैं नहीं कह बनता। रहा सर मैं कह जी जी नहीं, मैं कह रहा था कि जो लग्नेश 6 8 12 में हो जी, और चंद्रमा लगन लगन में हो गया, तो फिर लगन से भी और चंद्रमा दोनों से भी 6 8 12 में हो गया ना सर, वो फिर तो वो ज्यादा अच्छा वो पावरफुल हो गया। पॉइंट करे, वो जी पॉइंट जी वो एक अलग, जी यूं जी। तो सर रिसर्च अगर में लग्नेश जाएंगे बहुत होते। सर सर जिन अगर लोगों को लग्नेश लग्नेश लगन में ही बैठा हो और शनि हो 11 नंबर का कुंभ का, उसको कैसे देखेंगे? मैं समझा ही नहीं आपकी बात, पहले बताओ लगन कौन सा है। 11 कुंभ हाँ तो लगन कुंभ शनि। लगन है, शनि लगन में ही बैठा है। जी, हाँ तो सूर्य देखो कहाँ पर है, शादी का लॉर्ड। सूर्य 3rd में। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, दिक्कत तो पूरी कुंडली देख के पता चलेगी, और कहाँ पे शुक्र नहीं देखा अभी राइट तो हमने, राइट राइट नवमांश में सर इनके हालात नहीं शनि देखे, है शनि ना। सर यहाँ 12वें का राइट भी तो राइट मालिक राइट। होगा सर। नहीं हो बेशक 12वें का मालिक, क्योंकि कुंभ लगन में अगर लगन में ही शनि बैठा हुआ है तो लग्नेश खराब नहीं है, लग्नेश अच्छा है, उत्तम है, अच्छा अच्छा। लग्नेश राइट राइट। उत्तम है। सर जिन लोगों के सामूहिक विवाह होते हैं, या कोई ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हम भाई चैरिटी से कोई कन्यादान करना चाहते हैं या गरीब घर के, तो इसके लिए सर क्या देखा जाता है सर इसके लिए? मैं समझा नहीं, अगर जिनका सामूहिक विवाह करवाना है जिन्होंने, उनका ये देखा जाता है कि इनके पास पैसे जी नहीं है बेचारों के पास। नहीं, जैसे सर सामूहिक विवाह का मतलब है चैरिटी से विवाह हो रहा है उस कन्या का ना सर। नहीं, उसका कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता कृष्ण जी, क्योंकि सामूहिक विवाह करने वाले मेरे तक पहुंचते ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट मैं बताऊं, मेरे तक तो पहुंचते ही नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, और कोई मुझे ऐसा याद नहीं। और मेरे पास तो मेजोरिटी वाले जो है बड़ी पार्टी वाले आते हैं ज्यादातर, हैं जिनके विवाह का अच्छा जो अच्छा। टारगेट ही 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का हो, तो मुझे तो इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। होता होगा शादी का योग का लिखा होगा जरूर, कोई बुक्स में लिखा होगा, तो मेरे पास ऐसी प्रैक्टिस का प्रमाण नहीं है इस चीज का, और ना ही मैंने कभी ध्यान दिया इस बात पे। सोनिया जी। राधे हाँ राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे, आप हेलो म्यूट पर होकर के भी कैसे आवाज आ रही है आपकी। गुरुजी, आपने अभी हाँ बताइए। नहीं नहीं, म्यूट पर नहीं हूँ गुरुजी मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आइए आइए, बोलिए। अभी आपने जो बताया वो सूत्र मेरे पास, हाँ, अभी मेरे पास आपने जो सूत्र बताया कि लगन लॉर्ड 12 में होने से जी जातक बहुत जिद्दी हो जाता है, वो सही जी। सही बैठ रहा है बिल्कुल। क्योंकि अच्छा 30 साल के हो गए वो, पर फिर भी वो शादी अभी नहीं, लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। तो ये हाँ सही था सूत्र। कि मुझे बस एक ये जानना था, जैसे मैं पिछला पढ़ रही थी तो आपने जो बताया था कि लगन लॉर्ड 2nd में बैठे, 3rd में बैठे, उसमें आपने ये नहीं बताया 1st में और 10th में बैठे तो क्या होता है। नहीं, फिर जिद्दी नहीं होता सोनिया जी,
जिसकी जिद पॉजिटिव जिद होती है, जब भी लगन का स्वामी आपने कहा लगन था में बाद में बैठेगा। बताएंगे। है जी, हाँ, आपने मैं समझा ही नहीं, आवाज कट रही है आज। लगन लॉर्ड फर्स्ट में और 10th में आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मुझे वो जानना था कि उसमें क्या होता है। मैं वही बता रहा हूँ कि लगन का लॉर्ड अगर लगन में बैठे या दसम में बैठे तो उनकी जिद जो होती है बड़ी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब वो जिद जो होती है वो उनकी कैरियर से रिलेटेड होती है, सफलता से रिलेटेड होती है। मतलब उनका वो जो जिद करते हैं वो केवल आगे बढ़ने के मामले में जिद करते हैं बस, पर वो शादी शुदी के मामले में जिद नहीं करते। पॉइंट समझे? वो जिद्दी तो होते हैं पर उनको वो उसी पॉइंट पे जिद करते हैं अच्छा। जहां पर उनको पूरा विश्वास होता है। और अक्सर इनकी जिद जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि वो कैरियर के मामले में करते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें सफल होना है, उस मामले में। मैरिज से रिलेटेड ये कोई कि तकलीफ नहीं है। सफल हो जाएंगे तभी शादी करेंगे? अच्छा, नहीं, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि सफल मतलब हो जाएंगे तभी शादी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो मैटर नहीं है उनका, है ना, उनका फोकस कैरियर बहुत होता है। मतलब कैरियर अच्छा, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। कहने का अच्छा, अच्छा, मतलब मेरा ये, मतलब जिद होते हैं पर वो कैरियर को लेके जिद्दी होते अच्छा, अच्छा। और गुरुजी एक और चीज, जैसे हैं। आपने बताया कि जुपिटर अकेला अगर लगन में बैठ जाए तो पूरी कुंडली को संभाल लेता है, लेकिन वही जुपिटर उच्च का होके रेट्रो हो जाए तो नीच हो गया। नीच नहीं बोलना आपने, कहना बस वक्री हो गया, और अपने मन ही मन में सोचना है कि ये वक्री होने पर ये बढ़िया रिजल्ट नहीं दिखाएगा। क्योंकि देखो उसको बेचारे को सब किसी ने बताया कि तेरा गुरु ले दे के गुरु उच्च का बैठा है, वो भी लगन में बैठा है, हजार दोष माफ कर दिए, और आपने सारे के सारे हजार दोष लगा दिए, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? बाहर निकलते कह देगा आज बड़ा दिन खराब था, गलत आदमी के पास फंस गया। नहीं तो गुरुजी मुझे यही जानना है कि उसका क्या होगा, मतलब परिणाम, वो गुरु मतलब उसकी दृष्टि कैसी हाँ नहीं रहेगी नहीं, अगर वो वो। तो आप ठीक कह रहे हैं, आपने सही पकड़ा है, कोई गलत नहीं पकड़ा, आप ठीक कह रहे हैं। अगर उच्च का गुरु वक्री हो गया तो वो उच्च वाले परिणाम नहीं दिखाए, ये हम्म। बात ठीक है। ठीक है, तो वो तो फिर ठीक। उसके नीच के परिणाम मिलेंगे? नीच का मतलब उसको उच्च के परिणाम नहीं मिलेंगे, आप ऐसे सोचो। नीच का और उसकी शब्द तो एकदम दृष्टियां, बड़ा टफ हो जाएगा। और दृष्टियां कैसी रहेंगी गुरुजी? दृष्टियों में कोई गड़बड़, दृष्टि में, अच्छा गुरु की अगर, दृष्टि में कभी गड़बड़ नहीं। अच्छा अगर वैसे भी किसी भी प्लेनेट की अगर हम लें, चाहे वो नीच का हो जाए, तो भी उसकी दृष्टियां वैसी ही रहती हैं जैसी उच्च में होती हैं? दृष्टि तो जैसा उसका स्वभाव होता है वो वैसा ही हो। अच्छा, अच्छा, दृष्टि का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है गुरुजी, ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ जगमीत गुरुजी। जी। हाँ जगमीत जी। जी सर। सर मेरा हम्म, लगन लॉर्ड 12th में ही है, जैसे ओ, एरीज लगन और 12th में है, और मेरी शादी तो बहुत जल्दी हो गई एक्चुअली। तो आपने अपने ऊपर नहीं लिया होगा ना डिसीजन। नहीं, मेरी लव मैरिज ही हुई। उत्तरी। नहीं, बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया, तो देखना पड़ेगा कुंडली के अंदर भी क्या हुआ ये। अच्छी बात है। देखिए जैसे ये केस होते हैं इस तरह के, इस केस में अक्सर शुक्र के हालात काफी अच्छे मिलते हैं, सर और डिग्री के ऊपर लड़की भी के बात हो केस सकती है। में, लड़की के केस में गुरु के हालात भी लगभग लगभग ठीक मिलते हैं। सर मेरा वेनस और गुरु दोनों एग्जॉल्टेड हैं, 4th में और 12th में। हाँ तो फिर बताओ, हुई ना बात। तो फिर लग्नेश का असर भी कम हो गया ना जगमीत जी, अगर एग्जॉल्टेड है। देखिए गुरु पहला भाव जो बनता है, पहले भाव पर जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार असर होता है वो क्या होता है, गुरु का और बुध का। आप सर जो मेरा लोग सन ज्योतिष है को फर्स्ट जानते में, हैं, वो भी एग्जॉल्टेड है। सुनो तो सही जगमीत जी, एक बड़ा हाँ जी प्यारा सर। सूत्र समझा रहा हूँ इन लोगों को, हाँ जी। वैदिक ज्योतिष का सूत्र समझा रहा हूँ, इसको दूसरे तरीके से समझा। दिमाग दो ग्रहों से मिलकर के बनता है, दिमाग दो ग्रहों से मिलके बनता है, यानी कि गुरु और बुध। पहला भाव कुंडली का जिसे कि हम दिमाग का भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन, फर्स्ट हाउस इज योर बुद्धि। जो बुद्धि के पीछे दो ग्रह जिम्मेवार होते हैं, एक तो बुध और एक गुरु। ये दो ग्रह वो हैं
जिनको कि वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि पहले भाव में आ जाएं तो ये दिग्बली हो जाते हैं। यानी कि अगर कुंडली में गुरु ग्रह है और कुंडली में बुध ग्रह, ये दो ग्रह अगर अच्छे हो जाएं तो लगन के लॉर्ड का दोष दूर हो जाता है, लगना लॉर्ड का दोष दूर हो जाता है। फिर लगने 6, 8, 12 में भी बैठ जाए तो इतना नेगेटिव नहीं होता। पॉइंट क्लियर हुआ? किसी में भी ये फार्मूला लगा। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना, जिस भाव में जो ग्रह दिग्बली होते हैं, अगर कुंडली में वो कहीं और जाकर के पावरफुल हो जाएं तो उस भाव को ताकत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मंगल 10th भाव में दिग्बली होता है, तो और मंगल 10th भाव में ना बैठा हो और कहीं और बैठ के पावरफुल हो, तो वो कहीं पर भी बैठा हुआ मंगल भी 10th भाव को ताकत देगा। जैसे आपकी कुंडली में गुरु पावरफुल हो गया तो वो लगन को मदद पहुंचा रहा है, बेशक उसका डायरेक्ट आपको कोई संबंध नहीं दिखाई देता, वरना लेकिन सर 9th एस्पेक्ट तो जाता ही होगा ना मंगल पे। नहीं, उसका वो मतलब नहीं है, मैं तो आपके गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु का ही सर। हाँ, तो आप, हाँ, तो जिनका भी लग्ने 6, 8, 12 हो और टाइम पर विवाह हुआ हो तो उसमें ये पॉइंट जरूर देखना कि गुरु के हालात ठीक होंगे, शुक्र के हालात ठीक होंगे, बुध के हालात जरूर ठीक होंगे। अगर ये हालात बिगड़े होंगे तो फिर जो शुरुआत में समझाया वही बात निकलेगी। थैंक यू सर। हाँ सोनिया जी, कुछ पूछना है और? सर ये गुरु और शुक्र जब अस्त रहते हैं, जैसे तारा डूबना भी बोलते हैं। हाँ जी सर विवाह वर्जित होता है जी, विवाह जी वर्जित, विवाह के लिए वर्जित है मुहूर्त के लिए। तो सर जी, ये गुरु अस्त में भी क्या विचार किया जाता है? नहीं गुरु बिल्कुल नहीं, अस्त में कर बिल्कुल सकते? नहीं। नहीं, देखिए, जो तारा डूबना होता है, क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह, एक जी प्रकार से सबसे चमकता हुआ ग्रह, का तारा, शुक्र को ही तारा ही कहा गया है। एक प्रकार से तारा डूबने का मतलब वो शुक्र ही डूब गया है। तो ऐसे में मुहूर्त नहीं बनता है, विवाह विचार योग्य नहीं होता है। दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं कि शुक्र का अस्त होना, गोचर के अंदर शुक्र का अस्त होना, उसका भी विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई बीच में मुहूर्त आ रहा है तो वैसे ज्यादा दिन तक रहता नहीं है ये अस्त, तो थोड़े दिन के लिए ही रहता हो तो भी अवॉइड कर देना चाहिए मुहूर्त। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया सर। चलिए आज का हम यही टॉपिक लेते हैं, कल का टॉपिक जरूर आज लिख दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।